13 अप्रैल 1919 शाम का समय। अमृतसर की हवा में बैसाखी के मेले की खुशबू घुली हुई थी। लोग नए कपड़े पहने, बच्चे हाथों में गुब्बारे लिए, किसान अपनी फसल की खुशी मनाते हुए सड़कों पर थे। लेकिन उसी शाम कुछ ही मिनटों में ऐसी गोलियों की आवाज़ गूंजी जिसने पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों की बंदूकों में गोलियां खत्म नहीं हो गई। न कोई चेतावनी, न भीड़ को तितर-बितर होने का मौका, न घायल लोगों को मदद। ये कहानी है उस दिन की जब जलियांवाला बाग की मिट्टी खून से लाल हो गई और जब एक शांत सभा को इतिहास की सबसे क्रूर औपनिवेशिक घटनाओं में बदल दिया गया। आज हम चलेंगे 13 अप्रैल 1919 के उस दिन के अंदर, मिनट दर मिनट समझेंगे कि आखिर उस बाग के भीतर वास्तव में हुआ क्या था। पृष्ठभूमि: क्यों भड़का पंजाब? 1919 की शुरुआत। ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक कानून लागू किया, रॉलेट एक्ट। ये कानून बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति देता था। लोगों को बिना सबूत, बिना सुनवाई जेल में डाला जा सकता था। देश भर में इसका विरोध हुआ। पंजाब में विरोध सबसे तेज था। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 10 अप्रैल 1919 को अचानक गिरफ्तार कर गुप्त रूप से शहर से बाहर भेज दिया गया। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से में थे। शहर में तनाव बढ़ गया। ब्रिटिश प्रशासन ने स्थिति को विद्रोह मान लिया और यहीं से कहानी मुड़ती है उस शाम की ओर। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। बैसाखी पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। हजारों ग्रामीण किसान अमृतसर आए हुए थे। उन्हें राजनीतिक हालात की पूरी जानकारी भी नहीं थी। दोपहर लगभग 12 बजे से ही लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। ये जगह चारों ओर से दीवारों से घिरी थी। अंदर जाने के रास्ते बहुत संकरे थे। मुख्य प्रवेश द्वार इतना तंग कि एक समय में कुछ ही लोग निकल सकते थे। सभा का उद्देश्य था शांतिपूर्ण विरोध और गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग। शाम 4 बजे भीड़ बढ़ चुकी थी। अनुमान अलग अलग हैं। 10,000 से 20,000 तक लोग मौजूद थे। महिलाएं, बच्चे, किसान, व्यापारी। कुछ लोग भाषण सुनने आए थे, कुछ बस बैसाखी मेले के बाद घूमते घूमते अंदर चले आए थे। भीड़ निहत्थी थी। किसी के पास हथियार नहीं। उसी समय एक फैसला। अमृतसर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर तैनात था। उसे खबर मिली कि लोग जलियांवाला बाग में जमा हैं। डायर ने इसे कानून का उल्लंघन माना। उसने तुरंत कार्रवाई का निर्णय लिया। शाम लगभग 4:30 बजे डायर और उसके 50 सैनिक निकले। गुरखा, बलूच और सिख रेजिमेंट के जवान। उनके पास .303 ली एनफील्ड राइफलें थीं। साथ में 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं जिनमें मशीन गन लगी थीं, लेकिन संकरे रास्ते के कारण वे अंदर नहीं जा सकीं। 5:10 पर सैनिकों का प्रवेश। डायर और उसके सैनिक मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर घुसे। भीड़ ने पहले सोचा शायद पुलिस आई है भीड़ को नियंत्रित करने, लेकिन कुछ ही सेकंड में सैनिकों ने पंक्ति बनाई। कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई तितर बितर हो जाओ नहीं कहा गया। डायर ने बिना देर किए आदेश दिया, फायर। 5:11 पर गोलियां शुरू हुईं। पहली गोली चली, फिर दूसरी, फिर लगातार गोलियों की बौछार। लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। कुछ सेकंड में चीखें गूंजने लगीं। लोग भागने लगे, लेकिन भागें कहां? निकास द्वार संकरा था, दीवारें ऊंची थीं। 5:12 पर डायर ने सैनिकों को निर्देश दिया कि वे भीड़ के सबसे घने हिस्से पर निशाना लगाएं। गोलियां सीधे लोगों के शरीर में धंस रही थीं। कई लोग वहीं गिर गए। कुछ लोग बचने के लिए एकमात्र कुएं की ओर भागे और जान बचाने के लिए उसमें कूद पड़े। बाद में उस कुएं से लगभग 120 से भी अधिक शव निकाले गए। 5:15 पर भीड़ भगदड़ में बदल चुकी थी। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। बच्चे अपनी मांओं से बिछड़ गए। सैनिक लगातार गोली चला रहे थे। कोई रुकने का आदेश नहीं। 5:17 पर गोलियां अभी भी चल रही थीं। डायर बाद में गवाही में कहता है उसका उद्देश्य भीड़ को सबक सिखाना था। वो चाहता था कि पंजाब में नैतिक प्रभाव पड़े, डर पैदा हो। 5:20 पर लगभग 10 मिनट तक लगातार फायरिंग चली। कुल 1650 गोलियां चलाई गईं, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार। जब गोलियां लगभग खत्म होने लगीं, तभी फायरिंग रोकी गई। फायरिंग के बाद डायर बिना घायलों की मदद किए सैनिकों को लेकर चला गया। घायल लोग रात भर वहीं पड़े रहे। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। न कोई डॉक्टर, न कोई एम्बुलेंस,
न कोई पानी तक। कई लोग खून बहने से रात भर में मर गए। मौत का आंकड़ा सच क्या है? ब्रिटिश सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए। भारतीय नेताओं और स्थानीय लोगों के अनुसार संख्या 1000 से अधिक थी। सैकड़ों घायल हुए। सटीक संख्या आज भी विवादित है, लेकिन यह निश्चित है कि यह एक संगठित, जानबूझकर किया गया सामूहिक नरसंहार था। हंटर आयोग की जांच। घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए हंटर आयोग बनाया। डायर ने आयोग के सामने कहा, अगर रास्ता चौड़ा होता तो मैं मशीन गन भी इस्तेमाल करता। उसने माना कि उसने चेतावनी नहीं दी। उसने कहा कि उसका उद्देश्य भीड़ को तितर-बितर करना नहीं, बल्कि सजा देना था। भारत की प्रतिक्रिया। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप बदल गया। अब मांगे नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की आवाज उठने लगी। डायर का अंत। डायर को ब्रिटिश संसद में आलोचना झेलनी पड़ी। उसे पद से हटा दिया गया, लेकिन ब्रिटेन के कुछ वर्गों ने उसे हीरो भी कहा। उसके लिए धन इकट्ठा किया गया। वो 1927 में बीमारी से मरा, लेकिन उसका नाम इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका था। अंतिम दृश्य। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है। दीवारों पर गोलियों के निशान अब भी मौजूद हैं। कुएं के पास स्मृति पट्ट लगा है। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं, और जब वे उन दीवारों को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि आज जो आज़ादी हम सांस की तरह लेते हैं, वो कभी किसी की अंतिम सांस बनकर निकली थी। 13 अप्रैल 1919 सिर्फ एक तारीख नहीं, वो क्षण था जब भारत ने तय किया कि अब चुप नहीं रहेगा। और शायद इसीलिए उस शाम चली गोलियों की आवाज आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है।